सेशन को याद करते हुए अभिषेक, अगर आज की तस्वीर और स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश हो, सबसे पहले तो एफआईएस डीआईएस की तरफ से एफआईएस एज यूजुअल लगातार बिकवाली का ट्रेंड जारी है। लगभग 5 सेशंस हो चुके हैं, जबकि लगातार गिरावट ही है, बिकवाली ही है एफआईएस की तरफ से। मैक्स टू मैक्स 4000 करोड़ की बिकवाली हमने 23 जुलाई के सेशन में देखी है, और कम से कम हमने देखा है 1681 करोड़ की बिकवाली 21 जुलाई। लास्ट डेटा पॉइंट्स में करीब 2000 करोड़ की बिकवाली थी। डीआईएस लगातार संभालने का काम कर रहे हैं। मार्केट के सेटअप से पहले क्रिकेट डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि एक फ्लेवर तो है ही क्रिकेट, और उसे हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करते। और भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच भी ड्रॉ हो गया है। काफी इंटरेस्टिंग है ये अभिषेक। मानसी, बहुत इंटरेस्टिंग भी था और मतलब लग नहीं रहा था। परसों के सत्र में जब खेल खत्म हुआ, किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारतीय टेस्ट मैच बचा ले जाएगा, क्योंकि एक बैट्समैन तो आपका ऐसे ही आउट है। ऋषभ पंत चोटिल थे, लेकिन क्या कमाल की पारी खेली है। शुभमन गिल ने तो खैर सेंचुरी बनाई, चौथी सेंचुरी थी उनकी इस दौरे की। और मतलब अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया शुभमन गिल ने कि नहीं, उनमें पोटेंशियल है। इसके पहले हम चर्चा कर रहे थे कि क्या टेस्ट मैच में शुभमन उतने कारगर साबित होंगे। 35 के एवरेजेस थे, लेकिन शुभमन गिल ने तो जो काम किया। रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने क्या कमाल की पारी खेली। दोनों ने मैच सेविंग ये इनिंग्स थी। इसमें से अगर कोई एक भी आउट होता ना, तो फिर आप उस पशुपेश में फंस जाती कि अब मैच का भविष्य क्या होगा। लेकिन लास्ट में मतलब जिसने देखा होगा, मैच तो देख रहा था मैंने, पूरा का पूरा कल इनिंग्स देखी है। और हुआ कि 89 पर जडेजा बैटिंग कर रहे थे, 82 पर वॉशिंगटन सुंदर थे। उसके बाद बेन स्टोक्स ने सोचा कि अब तो मैच का नतीजा निकलना नहीं है, तो शेक हैंड के लिए आगे आए। दोनों खिलाड़ियों ने मना कर दिया, नहीं भाई, पहले हमें सेंचुरी लेने दीजिए, उसके बाद हम शेक हैंड करेंगे, उसके बाद आपसी सहमति से मैच को खत्म कर लेंगे कि इसका नतीजा कोई नहीं निकलने जा रहा है। लेकिन कमाल की लाजवाब बल्लेबाजी। और रविंद्र जडेजा, पिछले अगर हम 5 पारियों की बात करें, 4 अर्धशतक, 1 सेंचुरी। मतलब अपने करियर के एक तरह से आखिरी फेज में है। 36-37 की एज हो गई है रविंद्र जडेजा की, लेकिन जो बैटिंग की क्षमता उसके अंदर थी, उसका पूरा का पूरा मुजाहरा अब ये इस दौरे पर रविंद्र जडेजा कर रहे हैं। और लाजवाब इनिंग्स हमने देखी रविंद्र जडेजा की तरफ से, और जो मेंटल टफनेस जो दिखाई है वॉशिंगटन सुंदर ने, वो भी कमाल की रही। शरद, आपने देखा क्या मैच ये? बिल्कुल, 3 सेंचुरियंस भी थे अभिषेक। ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और मुझे लग रहा था कि फर्स्ट सेशन में अगर 1-2 विकेट गिरते हैं तो शायद ऑल आउट भी हो सकता है। लेकिन द वे जो आप दिखाते कि रेजिस्टेंस दिखाया गया, और इन्होंने रन्स भी उतने ज़्यादा नहीं बनाए, बॉल्स उन्होंने जो अच्छी से डिफेंड किया, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था। और टेस्ट मैच अब देखिए पिछले 3 जो लास्ट 4 टेस्ट मैच हैं, सब लास्ट डे ही डिसाइड किए इसके नंबर्स। तो ऑफकोर्स टेस्ट मैच में बहुत एक इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। लेकिन एक जगह और भी इंटरेस्ट बन रहा है, वो है सबको जानना है निफ्टी की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। तो अभिषेक जरा बताएं निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स लग रहे हैं। ऑफकोर्स तो जो गिरावट जो लास्ट सेशन में ज़्यादा देखने मिला, इंपॉर्टेंट एवरेजेस को भी जो है चेक करने हैं, ईएमए लेवल्स पे भी जो कुछ मूवमेंट आई है, ज़रा बताएं। शरद, एफआईएस को लेकर नहीं जानना है क्या? आप भी बिल्कुल नाउम्मीद हो गए कि अच्छा एफआईएस की बात ही नहीं करते हैं, अब छोड़ देते हैं। अब शरद भी एफआईएस से खफा हो गए हैं। एफआईएस 5 दिन से तो हमें सपोर्ट कर नहीं रहे हैं, और शॉर्ट्स देखिए अभिषेक, ऑलमोस्ट 86% का आ गया है। शॉर्ट कवरिंग आएगा क्या? आना चाहिए शरद, आना तो चाहिए। अगर कोई थियोरेटिकली पूछे कि अच्छा ये आंकड़े देख के क्या लग रहा है, तो हम ये कहेंगे कि आना चाहिए, लेकिन वो आ नहीं रहा है। क्योंकि आप देखिए जो लॉन्ग होल्डिंग है ना, वो 14.82% की थी 24 जुलाई को, वो 25 को घट के आ गई है 14.29। तो 14.25% की लॉन्ग होल्डिंग है। उम्मीद आप करके चल सकते हैं कि आनी चाहिए। 86% के आसपास शॉर्ट हैं, और अगर आप नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वो 1.5 लाख से भी ज्यादा हैं, करीब 1,60,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं नेट। तो होना चाहिए, लेकिन दिक्कत ये कि वो होता हुआ दिख नहीं रहा है। और जुलाई में अब तक अगर हम एफआईएस की अगर हम सेलिंग की बात करें तो 30,508 करोड़ रुपए की सेलिंग आ चुकी है। तो दिक्कत यह है कि ऑप्टिमिज्म बिल्ड नहीं हो रही है। और एफआईएस खफा क्यों है, क्यों दूर है? उसकी वजह यह है कि अर्निंग में सरप्राइजेस नहीं आ रहे हैं। आधा अर्निंग सीजन शरद बीत चुका है, 50% का वेटेज गया, 50% वेटेज के अर्निंग्स आने वाले हैं। और जो 50% अर्निंग जो बीते हैं ना, कहीं से भी कोई एक्साइटिंग चीज नहीं लगी है। अर्निंग ग्रोथ हालांकि सिंगल डिजिट की उम्मीद थी,
लेकिन वो सिंगल डिजिट में भी क्या होता है ना कि क्या अपर एंड पर रहेगी, क्या 8-9% हम देखेंगे अर्निंग ग्रोथ, वो भी नहीं है। 4 से 7% के आसपास हमने देखा है कि प्रॉफिट ग्रोथ रही है निफ्टी के कंपनीज की, जो नतीजे आए हैं अब तक। आईटी ने निराश किया है, एफएमसीजी ने भी, कंजम्पशन वाले खेमे ने भी बाजार को उतना सपोर्ट करने का काम किया नहीं है। ऑयल एंड गैस में हमने देखा कि रिलायंस के नतीजों के बाद भी कोई एक्साइटमेंट नहीं आया। रिलायंस ने प्रॉफिट पोस्ट किया था, लेकिन वो जो एशियन पेंट्स में उन्होंने जो अपना हिस्सा बेचा था उसका भाव शामिल था। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो एफआईज को थोड़ा सा रोक रही हैं। बाकी वैल्यूएशंस तो है ही बाजार के ऊपर। अब एक्सपर्ट ये कह रहे हैं या कि अर्निंग कैचअप हो जाए या फिर बाजार थोड़ा नीचे आ जाए, तब जाके बाजार में थोड़ी सी एफआईज की वापसी होगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन यह है कि हाँ, डीआईज की जो होल्डिंग है वो लगातार बढ़ रही है और होल्डिंग बढ़ी नहीं है, मतलब उसी लेवल पर कायम है, लेकिन लगातार उनकी तरफ से बाइंग आ रही है। और हमने देखा है कि 12वें सत्र में डीआईज ने बाइंग की है। 62% लॉन्ग है, 37-38% के आसपास उनकी शॉर्ट की पोजीशन है इंडेक्स फ्यूचर्स में। तो डीआईज का सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन एफआईज कब आएंगे पता नहीं, क्योंकि बाजार देखिए लगभग हम कह सकते हैं कि ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। अब इसी महीने, इसी हफ्ते में 31 जुलाई, बिल्कुल महीने के आखिर में वायदा बाजार की एक्सपायरी है। क्या उसके पहले थोड़ी शॉर्ट कवरिंग करेंगे? शॉर्ट कवरिंग तो तब करेंगे ना जब कोई तो एक अच्छा ट्रिगर आना चाहिए। एफआईज के लिए भी कोई अच्छा ट्रिगर आना चाहिए, या तो वो ट्रेड डील के मसले पर आ जाए या अर्निंग के फ्रंट पर आ जाए। जो मैक्रोज है ना, उसको तो एफआईज पूरी तरह से मुझे लग रहा है कि डिस्काउंट कर चुके हैं। अब कुछ डेटा आने वाले हैं, आज आईआईपी के डेटा आएंगे, लेकिन आईआईपी के डेटा को कहाँ कोई देख रहा है। जीएसटी कलेक्शन के डेटा 1 तारीख को आएंगे। तो एफआईज के लिए जो ट्रिगर का काम करेगा ना, या तो अर्निंग या फिर ट्रेड डील। और ट्रेड डील में भी मतलब अगर 10 से 15% के बीच में अगर सहमति नहीं बनी, उससे ज्यादा अगर आती है तो वो भी बाजार के लिए न्यूट्रल हो जाएगा। फिर कोई ट्रिगर का काम वो करेगा नहीं बाजार के लिए। बाजार उसको हो सकता है कि रिएक्शन दे ही ना। तो एफआईज भी वेट एंड वॉच के मोड में है, लेकिन हाँ, उम्मीद करके हम चल सकते हैं कि इस हफ्ते थोड़ी वो शॉर्ट कवरिंग करें। और अगर वो शॉर्ट कवरिंग करते हैं, मान लीजिए अगर उनकी मतलब लॉन्ग की होल्डिंग यहां से 14% से बढ़कर 20-25% हो जाती है, तो भी बाजार को थोड़ा सपोर्ट तो मिलेगा ही। जो हमने 25,000 के नीचे की क्लोजिंग देखी है, थोड़ी सा ना सेंटिमेंट को डैम्पन करने वाली ये चीज थी। लेकिन उम्मीद करके चलेंगे कि लोअर लेवल से थोड़ी स्ट्रेंथ बाजार में हम देखेंगे और एफआईज की शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा। लेकिन ये प्योरली उम्मीद है, हम उम्मीद तो काफी दिनों से करके चल रहे हैं, लेकिन एफआईज की तरफ से कोई उत्साह भरने वाले कोई आंकड़े निकल के आए नहीं है शरद। उत्साह भरे आंकड़े एफआईएस की तरफ से, एटलीस्ट बाय के डेटा पॉइंट्स, क्वांटम छोटा ही सही लेकिन खरीदारी के आंकड़े आए, इसका इंतजार तो है। लेकिन क्रिकेट की जहां बात कर रहे थे, एक और एडिशन जरूर करना चाहूंगी उस पर। इनफैक्ट अभिषेक जडेजा की अगर पारी की बात करें, काफ़ी अच्छा उन्होंने प्रदर्शन दिखाया था ड्यूरिंग द एंटायर टेस्ट मैच। और साथ साथ गैरी सोबर्स, जिनका एक रिकॉर्ड था 1966 का, वो रिकॉर्ड भी तोड़ा। इनफैक्ट अगर आप देखें, ऑलराउंड यूके शो कह सकते हैं, और इक्वल इनफैक्ट रिकॉर्ड किया है। सो हमारे डायरेक्टर ने डेटा पॉइंट दिया और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक तरह से 70 साल करीब अभिषेक लग गए इस रिकॉर्ड को इक्वल करने के लिए। सो इन इटसेल्फ भारतीय टीम जो है अपना दमखम तो लगातार दिखा रही है। मानसी, हाँ मानसी देखिए क्या है ना कि जडेजा को ना उनके जो टीममेट थे, अब तो खैर पूरी टीम नहीं होगी, सबसे पुराने जडेजा ही हैं। अदरवाइज उनको मजाक में ना सर भी कहते थे। सर क्यों कहते थे? क्योंकि फर्स्ट क्लास में ना 2 ट्रिपल सेंचुरीज हैं जडेजा की, और ये सर गैरी सोबर्स के भी 2 ट्रिपल सेंचुरीज थे। तो जडेजा ने कभी कभी मजाक में कह दिया था कि नहीं सर, गैरी सोबर्स के भी 2 ट्रिपल सेंचुरीज थी, मैंने बनाए हैं, तो इनको सर कहा जाने लगा। चलिए, कम से कम अब उस सर के साथ फिर जस्टिस करते हुए दिख रहे हैं। एब्सोल्युटली। सो सर जडेजा जॉइन सर गैरी सोबर्स, एटलीस्ट इतना जरूर हम कह सकते हैं। क्वाइट अ पॉजिटिव नोट। लेकिन चलिए, अगेन कमिंग बैक टू द मार्केट्स और एफआईएस डीआईएस का एक्शन तो हम जान ही रहे हैं, और लगातार हमारे व्यूअर्स को बता भी रहे हैं कि घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से सपोर्ट है, विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से बाजार के लिए सपोर्ट आना बाकी है। बड़े बिकवाली के डेटा पॉइंट्स हैं। लेकिन निफ्टी पर भी शुक्रवार का सेशन काफ़ी गिरावट गहराती रही अभिषेक, और लास्ट पूरा हफ्ता किस तरह का वॉलेटाइल हफ्ता था। सोमवार को हमने देखा बाजार में उम्मीदों के साथ शुरुआत हुई, उसके बाद मंगलवार को उठापटक, बुधवार का सेशन काफ़ी अच्छा था, आपको याद होगा, तो 25,200 के लेवल्स भी हमने देखे, और ऐसा लग रहा था वहाँ से अब आगे की ही तरफ बढ़ेगा मार्केट। लेकिन अगेन वो सारे गेंस फ्रिजल आउट होते होते थर्सडे फ्राइडे के सेशन में देखिए 24,800 के भी नज़दीक जाकर बाजार कमजोरी दिखा रहा था। फार्मा को छोड़ देंगे तो सब कुछ बिकवाली का दबाव झेल रहे थे।
निफ्टी के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए फिर आज के लिए? हाँ, मानसी देखिए, नतीजे ही बाजार का मूड खराब करने का काम कर रहे हैं। और आज की अगर हम बात करें तो आज भी आप देखिए कोटक बैंक के नंबर्स भी थोड़े से ढीले से ही है, मतलब कोई एक्साइटिंग नहीं है, वो बाजार को सपोर्ट देने वाला काम नहीं करेंगे। शुक्रवार को हमने देखा था कि बजाज फाइनेंस ने बाजार का मूड खराब करने का काम किया। कोटक बैंक आज क्या करेगा ये देखने वाली चीज़ होगी कि ओपनिंग कैसी होती है, लेकिन इंडसइंड बैंक से भी उम्मीदें कमज़ोर ही हैं। बीएल के नतीजों पर बाजार की नज़र रहने वाली है। और ये बात सच है कि नहीं, फार्मा के अलावा कोई सेक्टर सपोर्ट देने का काम बाजार को कर नहीं रहा है। हालांकि अगर आप देखिए अमेरिका में लगातार नेस्डेक नए हाइस पर जा रहा है। और अगर आप मार्च अप्रैल के निचले स्तर से देखेंगे तो क्या कमाल का रिबाउंड आया है S&P 500 में, और नेस्डेक में डाउ जोन्स भी रफली 200-250 पॉइंट दूर रह गया अपने रिकॉर्ड हाई से। तो अमेरिकी बाजारों में जो तेजी हो रही है ना, भारतीय बाजार थोड़े से डीकपल्ड जरूर लग रहे हैं। और पूरी तरह से नजर ये है कि ट्रंप अब क्या करने वाले हैं ट्रेड डील को लेकर, भारत के साथ किस तरह की ट्रेड डील होगी, थोड़ा सा ना इंतजार ये लंबा हो गया है। और एफआईज भी थोड़ी दूरी बनाए हुए हैं। तो बाजार इसके चलते हमने देखा कि सारे के सारे सेक्टर टूटे शुक्रवार के सत्र में। लेकिन डिसअपॉइंटिंग क्या रहा कि जो 24,953 का जो 50 डे ईएमए था, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसके नीचे निफ्टी फिसल गया और लगातार चौथे हफ्ते हमने गिरावट देखी है निफ्टी में। पिछले हफ्ते आधे % के आसपास की कमजोरी रही, लेकिन मुझे लगता है कि एक सपोर्ट लेगा निफ्टी। सपोर्ट रेंज की अगर हम बात करें तो 24,800 से लेकर 24,700 निफ्टी की सपोर्ट रेंज है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,200, जहां से बाजार हमने देखा थोड़ा नीचे आया, अब वो रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। तो लगभग ये 400 से 500 पॉइंट की रेंज है। लेकिन मुझे लगता है कि एक रिकवरी आनी चाहिए। और ये ट्रेड डील को लेकर जो डेवलपमेंट आया है ईयू के साथ में ट्रंप का, वो बाजार के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर है। आपके लिए एक संकेत का काम करेगा कि मतलब भारत के साथ भी एक अच्छी ट्रेड डील ट्रंप की तरफ से हो सकती है। तो देखते हैं कि अब ये गिफ्ट निफ्टी आपको थोड़ा नीचे जरूर दिखा रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि ये अपॉर्चुनिटी बन सकता है। 24,800 टूटना नहीं चाहिए। 24,800-700 की एक सपोर्ट रेंज है, वहां से एक बाउंस बैक की आप उम्मीद करके निफ्टी के लिए चल सकते हैं। लेकिन यह है कि हाँ, बहुत तेज रफ्तार से बाजार चलेगा नहीं, क्योंकि तेज रफ्तार से चलने के लिए बाजार के पास ना तो फ्यूल है ना तो वो ट्रिगर्स हैं। आगे बहुत ढेर सारे अब क्यूज भी खड़े हैं, अब उन धीरे धीरे उन क्यूज पर फोकस होगा। जैसे कि फेड की पॉलिसी आएगी 1 तारीख को, फिर ऑटो के नंबर्स आ जाएंगे। फिर मतलब बाजार में जो रणनीति होनी चाहिए ना, वो स्टॉक स्पेसिफिक रखनी चाहिए। नतीजों को लेकर, ऑटो बिक्री को लेकर जहां पर अच्छे नंबर्स आए उन पर फोकस करके चलिए। अदरवाइज इंडेक्स में बड़े मूव की जो गुंजाइश है ना, वो थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। लोअर लेवल से थोड़ा सपोर्ट ले सकता है बाजार। अदरवाइज मुझे लगता है कि 25,000 आज के सत्र में निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। 25,000 के अब ऊपर अगर निकलता है तो ही फिर जाके आप बड़ी तेजी की आप उम्मीद करके चलिए। इम्पॉर्टेंट लेवल्स जो है निफ्टी के हम ज़रूर ट्रैक करेंगे, और ओवरऑल जो है लॉन्ग अनवाइंडिंग का ट्रेंड जो है दोनों ही इंडिसेस में देखने मिल रहा है। लेकिन अभिषेक, निफ्टी बैंक पे जो है क्या आपकी स्टडी हो रही है? कोटक महिंद्रा बैंक की भी बात करें तो नतीजे जो है कमज़ोर ही आए हैं, और सपोर्ट जो है थोड़ा जा रहा है इंपॉर्टेंट की लेवल से। निफ्टी बैंक पे ऑलमोस्ट 56,528 लेवल्स पे है, और 500 पॉइंट की से ज़्यादा का गिरावट फ्राइडे के सेशन में भी आया। तो किस तरह देख रहे हैं, आज भी निफ्टी बैंक में गिरावट देखने मिल सकता है शुरुआती स्तर? शरद, देखिए निफ्टी बैंक में कोई दिक्कत की बात थी नहीं। मतलब जो बड़े जो बैंक हैं उनके नतीजे तो ठीक ही आए थे, एक्सिस बैंक को अगर आप छोड़ दें तो। लेकिन ये है कि मतलब वो सारी की सारी अब चीज़ें प्राइस में आ गई हैं। आप आईसीसी बैंक की बात करें या फिर एचडीएफसी बैंक की बात करें, उनके नंबर सब वो प्राइस में शामिल हैं। कोटक बैंक के नतीजे आ गए हैं, ये मतलब मिक्स्ड टू नेगेटिव आप कह सकते हैं कोटक बैंक को, और इंडसइंड बैंक से कमजोर नतीजों की आशंका है। तो यहां से आप निफ्टी बैंक में भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट की उम्मीद करके आप चलिए नहीं। 56,500 के सपोर्ट को निफ्टी बैंक ने बचाया जरूर है, और आज निफ्टी बैंक के लिए 56,200 एक सपोर्ट का काम करेगा। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 56,800 से 57,000 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। लोअर लेवल पर आप बाइंग की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इंडेक्स में ना मतलब कोई ऐसे डिसाइसिव मूव आज के सत्र में आने की उम्मीद काफी ज्यादा कम है। स्टॉक स्पेसिफिक आप रहिए, निफ्टी हो या निफ्टी बैंक, इसके बनिस्बत आप अगर शेयरों पर फोकस करके चलेंगे, जो खबरों वाले शेयर आ रहे हैं, जो नतीजे आ रहे हैं, वहां पर आप फोकस करके चलिए। क्योंकि देखिए नतीजे जो आए ना वो कमजोर आए हैं, तो बाजार के लिए ना आप ये गिफ्ट निफ्टी देखिए रिफ्लेक्शन है आपके लिए। सपाट शुरुआत की उम्मीद है।
नंबर्स कौन कौन से कमजोर आए? कोटक बैंक के भी नंबर कमजोर आए थे, सीडीएसएल के नंबर कमजोर आए, सेल के नंबर कमजोर आए थे। इक्का दुक्का नंबर ही बाजार को सपोर्ट, मतलब खैर वेटेज उनका नहीं है, टाटा केमिकल्स की बात करें उसके नंबर अच्छे आए हैं, बट ये कि वेटेज नहीं है और वो निफ्टी का पार्ट भी नहीं है, तो थोड़ी सी ना सबड्यूट परफॉर्मेंस की ही उम्मीद है। लेकिन ये है कि अब चूंकि गिरावट हो चुकी है लगातार 2 सत्र की, आज लोअर लेवल से थोड़ी सी बाइंग आ सकती है, लेकिन रेंज वो डिफाइंड रहेगी। रेंज काफी आप देखेंगे कि 56,800 को पार करना निफ्टी बैंक के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, और 57,000 ये 2 रेजिस्टेंस है। अब इसके ऊपर निकलेगा तो ही मुझे लगता है कि नई बाइंग करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल अभिषेक, सो इंडेक्स वाइज तो ये स्ट्रैटेजी है, और इंडिसेस में हो सकता है कि परफॉर्मेंस कोई बड़ी या कोई बड़ा अपमूव नज़र ना आए। स्टॉक वाइज एक्शन बाजार में काफ़ी दिखेगा। इनफैक्ट ये हफ्ता काफ़ी एक्शन पैक रहने वाला है, काफ़ी मेहनत भी होगी, बिकॉज कई सारे रिजल्ट्स हैं जो कि लाइंड अप हैं, और निफ्टी, एफएन और कैश की तो एक लंबी फहरिस्त है जो नंबर्स आते हुए दिखेंगे। इसमें बैंक्स, फाइनेंशियल्स हैं, डिफेंस की सूची भी है जहां पर नंबर्स आते हुए दिखेंगे, फार्मा स्पेस, सन फार्मा, ऑटोमोबाइल, ऑटो बिक्री के आंकड़े, और साथ साथ ऑटो पैक के नंबर्स भी हैं, आइशर मोटर्स, मारुति सुजुकी, इन तमाम के नतीजे भी आने वाले हैं। सो इन सब पर बाजार रिएक्ट करता ज़रूर दिखेगा, और ड्यूरिंग द वीकेंड भी बैंक्स के कई सारे नंबर्स आए, तो ये सारे स्टॉक वाइज एक्शन ज़रूर दिखेंगे। इंडेक्स को वॉच लिस्ट में रखना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी हद तक वॉलेटाइल पिछला हफ्ता दिखा। आज शुरुआत जब होगी उसके बाद थोड़े बाजार सेटल होने पर कुछ डिसीजन ज़रूर लिए जा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज वेट एंड वॉच का नजरिया इंडेक्स पर होना चाहिए, कॉशन।